नमस्कार। ये बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि एक समय ऐसा भी था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी जी दोनों एक समय एक ही कक्षा में पढ़ते थे। अब यह कैसे मुमकिन था? तो एमए करने के बाद अटल बिहारी जी ने अपना दाखिला एक लॉ कॉलेज में लिया। उनके पिता उस समय रिटायर कर चुके थे, तो उन्होंने भी लॉ पढ़ने की ठानी और उन्होंने भी उसी समय उसी कॉलेज में दाखिला लिया। तो दोनों पिता और पुत्र एक समय एक ही कक्षा में पढ़ते थे और दोनों एक साथ एक हॉस्टल में भी रहते थे। ये और बात है कि अटल जी ने फिर बाद में अपना लॉ पूरा नहीं किया। तो अटल जी के विषय में इतनी सारी बातें हैं और इतनी सारी बातें कही जा चुकी हैं कि क्या नई बात कही जाए। तो आज हम उनके जीवन के ऐसी ही रोचक बातों पे चर्चा करते हैं जिस पे चर्चा अक्सर नहीं होती है। अब जैसे कि अटल जी की सूझबूझ इतनी ज़्यादा थी और उनकी वाक्पटुता इतनी अधिक थी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद जनसंघ को यह लगा कि संसद में अगर कोई मुखर्जी की जगह अब जनसंघ की बात प्रभावशाली तरीके से रख सकता है तो वह है अटल बिहारी जी ही हैं। तो लोकसभा में वो पहुंच ही जाएं, इसके लिए जनसंघ ने उन्हें एक साथ 3 जगहों से चुनाव लड़ाया। कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती थी जनसंघ। संसद में बड़े हाजिर जवाब थे। एक बार नेहरू को उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप शीर्षासन करते हैं जिसमें आप उल्टे हो जाते हैं, सर नीचे और पांव ऊपर, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आप देश चलाने में भी सब कुछ उल्टी नजर से ही देखें। उसी तरह एक बार इंदिरा गांधी ने तैश में आकर संसद में कहा कि मैं 2 मिनट में जनसंघ को ठीक कर दूंगी। अटल जी ने कहा कि 2 मिनट में तो आप अपने बालों को भी ठीक नहीं कर सकती। हाजिर जवाबी में कई बार गंभीर संदेश भी दे दिया करते थे। एक बार नेहरू ने संसद में कहा कि सरकार देश में होटल भी खोलेगी। अब दरअसल नेहरू सोवियत संघ की विचारधारा से प्रभावित थे। अब अटल जी पहली बार संसद में आए थे, एकदम युवा थे, तो उन्होंने कहा कि आप होटल नहीं अस्पताल खोलिए, सरकारों का काम होटल खोलना नहीं होता, अस्पताल खोलना होता है। तो नेहरू ने एकदम से पलट कर देखा कि ये कौन है नया नया लड़का। लेकिन आप देखिए कि उस समय ही अटल जी को यह भान था कि सरकार का काम क्या होना चाहिए। यही वजह है कि 90 के दशक में जब अटल प्रधानमंत्री बने तो नरसिम्हा राव जी की जो लिबरलाइजेशन की नीति थी, जो थोड़ी ढीली पड़ गई थी, उसे अटल जी ने फिर रफ्तार दी और जिन क्षेत्रों में सरकार को नहीं होना चाहिए वहां उन्होंने निजीकरण भी किया। सरकारी होटलों का भी निजीकरण किया। धुन के बड़े पक्के थे। एक बार 1998 में जब वे प्रधानमंत्री बने तो मंत्रियों के नाम तय करने थे, तो अचानक रात में आरएसएस के सुदर्शन पहुंच गए। अब सुदर्शन साहब उस समय आरएसएस में दूसरे नंबर पर थे, तो उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह को वित्त मंत्री नहीं बनाना है। अब अटल जी को यह बात बहुत नागवार गुजरी। संघ उनकी आत्मा थी, किंतु वे डिक्टेट किया जाना पसंद नहीं करते थे। तो सुदर्शन ने कहा कि यह राजेंद्र सिंह जी का निर्देश है। अब राजेंद्र सिंह जी यानी रज्जू भैया उस समय आरएसएस के प्रमुख थे। अब हालांकि वाजपेयी जी को इस पर थोड़ा संदेह था, फिर भी उन्होंने बात मान ली। किंतु अगले ही कुछ दिनों में उन्होंने जसवंत सिंह को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया। वर्ष के अंत में उन्हें रक्षा मंत्री बना दिया और 2002 में पुनः वित्त मंत्री बना ही दिया। दूरदर्शिता भी बहुत थी उनमें। 1962 में ही वे समझ गए थे कि व्यापार जगत का राजनीति में दखल अच्छा नहीं होगा, सरकार में दखल अंदाजी अच्छी नहीं होगी। तो 1962 में अटल जी ने लोकसभा में एक प्राइवेट बिल लाया कि कंपनी एक्ट 1956 में बदलाव किया जाए और कंपनियां जो हैं वे राजनीतिक पार्टियों को चंदा नहीं दे सकती। लंबी बहस हुई और लंबी बहस के बाद हालांकि इस बिल को खारिज कर दिया गया। राजनीतिक सूझबूझ भी बहुत थी अटल जी में, किसे कैसे कब मना करना है अच्छी तरह जानते थे। एक बार जॉर्ज बुश ने उनसे कहा जब वे प्रधानमंत्री थे कि भारत भी खाड़ी में अपनी सेना भेजे। उस समय खाड़ी में कुछ विवाद चल रहा था, कम से कम एक छोटी टुकड़ी ही भेजे।
तो उन्होंने आनन फानन में यह प्रस्ताव संसद में रख दिया और संसद में यह प्रस्ताव खारिज हो गया। दरअसल वाजपेयी जी भारतीय सेना के खाड़ी में भेजने के पक्ष में थे ही नहीं। वे कहते भी थे कि अमेरिका के सैनिक तो वहां मारे जा रहे हैं और अब अमेरिका चाहता है कि भारतीय सैनिक भी वहां जाकर शहीद हों, पर बुश को मना भी कैसे करें। तो उन्होंने यह रास्ता अपनाया। पता था कि संसद में यह प्रस्ताव पास ही नहीं होगा। उन्हीं दिनों भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां इस मामले पर अमेरिका का विरोध कर रही थीं। तो उन्होंने पार्टी के वरीय नेताओं को बुलाया और पूछा कि कैसा चल रहा है आपका यह विरोध सड़कों पर अमेरिका के खिलाफ। तो जवाब मिला कि ठीक चल रहा है। तो अटल जी ने कहा, पर मुझे तो आपके विरोध की कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। यानी उन्होंने बातों बातों में इशारा कर दिया कि आप थोड़ा और जोर शोर से विरोध कीजिए ताकि मैं बुश से कह सकूं कि भाई मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं इस मामले में और मैं भारतीय सैनिकों को वहां भेज नहीं सकता। भाषण की उनकी शैली का भी कोई जवाब नहीं था। एक बार पटना में चुनावी रैली में वे गए तो शत्रुघ्न सिन्हा भी थे, शायद उम्मीदवार थे शत्रुघ्न सिन्हा। तो शत्रुघ्न सिन्हा जब अपनी बात कहकर बैठ गए और तालियां बजी तो वाजपेयी जी खड़े हुए। तो वाजपेयी जी ने कहा जनता से कि अगर ये बिहारी बाबू हैं तो मैं अटल बिहारी हूं, ऐसा बिहारी जो अटल है, जो टल ही नहीं सकता। बड़ी तालियां बजी इस बात पे। मॉस्को में एक बार भाषण तो नहीं था, किंतु लेनिन का जो वहां मकबरा है या जो उनके शव को रखा गया है, उनके मृत शरीर को रखा गया है, वहां फूल चढ़ाने के बाद धीरे से अपने अधिकारियों से कहा कि देखो यही फर्क है भारत में और रूस में। हमारे यहाँ शिव की पूजा होती है और यहाँ शव की पूजा होती है। सिद्धांतों वाले आदमी भी बहुत थे अटल जी। विदेश मंत्री थे। एक बार जनता सरकार में तो ग्वालियर गए। सप्ताह का अंत था तो आधिकारिक दौरा नहीं था। तो जो बड़ी सी गाड़ी उनके लिए भेजी गई, जो जिला प्रशासन ने बड़ी गाड़ी भेजी उनके लिए, वह उन्होंने नहीं ली और कहा कि मैं तो पार्टी की गाड़ी से ही जाऊंगा गेस्ट हाउस। और तब अंततः वे पार्टी की फिएट नाम की जो मामूली सी गाड़ी थी उसी से वे गेस्ट हाउस में गए। और जब गेस्ट हाउस में ठहरे तो वहां पर कई सारे पुलिसकर्मी उनके आसपास तैनात थे। तो इन्होंने पुलिसकर्मियों से, उन अधिकारियों से कहा कि आज रविवार है, आप लोगों के घर परिवार नहीं है क्या? जाइए परिवार के साथ समय बिताइए। और इस तरह उन्होंने सारे पुलिसकर्मियों को वहां से भेज दिया। स्वाभिमानी भी बहुत थे। जब 1980 के चुनाव में भाजपा को केवल 2 सीटें आई तो उस पर काफी तंज कसा गया उन पर। अध्यक्ष तो वही थे। तो राजीव गांधी ने संसद में कहा भी कि हम दो हमारे दो, यह कहकर उन्होंने मजाक उड़ाया। तो अटल जी ने उसके बाद पार्टी को अपने इस्तीफे का भी प्रस्ताव भेज दिया और स्वीकार नहीं किया गया। देश के लिए भी बड़ा स्वाभिमान था उनके अंदर। जब वे विदेश मंत्री थे जनता सरकार में तो चीन गए, चीन का आधिकारिक दौरा था। अब देखिए कि वाजपेयी जी भारत के विदेश मंत्री चीन में हैं और चीन ने उसी समय भारत के मित्र वियतनाम पर आक्रमण भी कर दिया। और वहां के जो प्रमुख थे चीन के, उन्होंने सार्वजनिक मंच पर यह कहा भी कि उसने ऐसा वियतनाम को सबक सिखाने के लिए किया है, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने 1962 में भारत को सबक सिखाया था। अब वाजपेयी जी ने आनन फानन में अपना बोरिया बिस्तर बांधा और अपना यह दौरा रद्द कर दिया और भारत वापस आ गए। बड़ा सादा जीवन था उनका, कोई स्टेटस वाली बात नहीं थी। एक बार ब्रसेल्स में सांसदों का एक अधिवेशन था तो यह तय था कि सभी सांसदों को होटल में अलग अलग बड़े बड़े सीटों में ठहराया जाएगा, किंतु सबको वहां पर एक एक छोटा छोटा कमरा ही दे दिया गया। अब इस पर सभी सांसद अड़ गए, किंतु अटल जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वे आराम से चुपचाप उसी छोटे से कमरे में चले गए और सो भी गए। उड़ीसा के एक बार पार्टी के अधिवेशन में गए तो जिस हॉल में अधिवेशन होना था वो बड़ा साफ नहीं था, तो खुद झाड़ू उठाया और सफाई करना शुरू कर दिया। एक बार जब वे प्रधानमंत्री पद पर नहीं थे और पद से हट चुके थे तो किसी बच्चे ने उनसे कहा कि रिटायर होने के बाद भी तो प्रधानमंत्री बड़े ऐशो आराम में रहते हैं। तो उन्होंने हंसकर कहा कि बेटी देखो, देश में 2 तरीके के रिटायर्ड प्रधानमंत्री होते हैं। एक वे जो बड़े खास रिटायर्ड प्रधानमंत्री होते हैं और एक वे जो बड़े साधारण से रिटायर्ड प्रधानमंत्री होते हैं, और मैं साधारण रिटायर्ड प्रधानमंत्री हूं।
दलगत राजनीति से ऊपर है अटल जी। जब एक बार विदेश मंत्री बने तो कार्यालय में उन्हें लगा कि दीवार कुछ खाली खाली सी है, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, यहाँ तो कुछ था, ये बड़ा खाली सा लग रहा है। तो उन्हें बताया गया कि यहाँ नेहरू जी की तस्वीर लगी हुई थी जिसे अब हटा दिया गया है। तो उन्होंने आनन फानन में वो तस्वीर मंगवाई और उसे वहाँ वापस लगवा दिया। उनसे कई बार इंटरव्यू में ये पूछा गया कि कभी आपने सोचा नहीं कि भाजपा को छोड़ दिया जाए? तो उन्होंने हंसकर कहा कि जाएं तो जाएं कहाँ। वैसे एक बार यह चर्चा चली थी कि उन्हें और भैरों सिंह शेखावत को जनता दल में जाने को कहा जा रहा है और कुछ ऐसा प्रस्ताव है, कुछ ऐसी बात चल रही है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी जब अपनी पुस्तक लिखी मंजिल से ज़्यादा सफ़र, तो उसमें लिखा था कि अटल जी जनता दल में आने का विचार कर रहे थे। तो जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई तो वाजपेयी जी ने सार्वजनिक तौर पर इसका खंडन किया, कहा कि बिल्कुल ये गलत बात है, संघ मेरी आत्मा है और भाजपा ही मेरा सब कुछ है। सेंस ऑफ ह्यूमर यानी हास्य विनोद भी बहुत था वाजपेयी जी में। एक बार विनोद मेहता जी जो बड़े पत्रकार थे, उन्होंने बताया कि वे अक्सर प्रधानमंत्री वाजपेयी के आधिकारिक निवास पर जाया करते थे और दोनों लंबी बातचीत किया करते थे और खूब हंसी ठिठोली भी किया करते थे। तो एक दिन जब वे गए तो देखा कि वाजपेयी जी बड़े उदास और शांत लग रहे हैं। तो विनोद मेहता जी ने पूछा कि क्या बात है? तो वाजपेयी जी ने बड़ी गंभीर मुद्रा बनाकर कहा कि दरअसल तुम्हारे बाद अब जयललिता आने वाली हैं, इसलिए मैं बड़ा इंसानियत भी बहुत थी उनके अंदर। जगदीश शेट्टार का कहना है कि पार्टी का कोई साधारण कार्यकर्ता भी अगर उनके पास आ जाता था तो वे उसका दुखड़ा सुनते थे, सुनने का नाटक नहीं करते थे, सुनते थे। उनके सचिव, उनके अधिकारी भी कहते हैं कि जब बिना अपॉइंटमेंट के भी कोई आ जाता था तो प्रधानमंत्री होने के बावजूद वे कहते थे कि अब आ ही गया है तो अब मिल ही लेता हूँ इसके साथ। उनकी लोकप्रियता बहुत थी, हर वर्ग में थी, हर देश में भी थी। जब वो एक बार सांसद थे 60 के दशक में, तो अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ ने उन्हें अपना अध्यक्ष भी बनाया। एक बार जब वो पाकिस्तान गए तो वहाँ पे आम जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को देखकर नवाज शरीफ ने कहा कि वाजपेयी साहब अब तो आप यहाँ भी चुनाव जीत सकते हैं। ये वो दौर था जब भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध बहुत ही ख़राब थे। उस दौर में भी उनकी लोकप्रियता वहाँ के जनता के बीच में भी थी। उसी दौर में पाकिस्तान के विदेश मंत्री मुशाहिद हुसैन ने यह कहा भी था कि वाकई में जिगरा है, हिम्मत है वाजपेयी जी के अंदर, जो ऐसे हालात में भी पाकिस्तान आ गए। तो मिला जुला कर देखें तो अमर्त्य सेन का यह कहना कि वाजपेयी का जो एक राजनीतिक कद इतना विशाल था, उससे भी विशाल था उनका स्टेट्समैनशिप का जो कद होता है वो, यानी कि आसमान की बुलंदियों को छूने के बावजूद वाजपेयी जी के पांव हमेशा धरातल पर, जमीन पर बने रहे। तो इस चर्चा को सुनने के लिए, आज वाजपेयी जी के याद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही हम किसी अगले विषय पर मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कृपया करें। धन्यवाद, नमस्कार।